सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 12 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो पहला भाग आपने पढ़ा था, उस भाग में आपने स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों के बारे में पढ़ा था। साथ ही आपने गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी और रुक्मिणी आदि के उदाहरण के द्वारा जाना भी था कि यदि ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये महान विदुषियां भी नहीं हो पाती थी। आज हम राम के द्वारा सीता का परित्याग करने पर सीता द्वारा उन्हें कहे गए जो वचन थे, उन वचनों का अध्ययन करेंगे। साथ ही उन वचनों के पीछे छिपे सीता की जो मानसिकता थी, सीता के जो भाव थे, और स्त्री शिक्षा के महत्व का अध्ययन भी आज हम करेंगे। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई, या सीता से अधिक साधु प्रवृत्ति वाली स्त्री के बारे में हमने कभी नहीं सुना। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। देखिए, जिस महान कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई जो शकुंतला थी, उससे दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाए थे, दुष्यंत के विषय में गलत वाक्य कहलाए थे, उसी कवि ने परित्यक्त होने पर, परित्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया है, जिसे छोड़ दिया गया है, तो परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। जब भगवान राम ने सीता का परित्याग कर दिया था, तब सीता के मुख से क्या वचन कहे गए, उसे आप समझिए। वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वह्यो विशुद्धामति यत्समक्षमं माँ लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तक्विम सदृशम कुलस्य। जब लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर जा रहे थे, तब सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने जो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। लक्ष्मण ने से कहा सीता ने कि जाकर उस राजा से अर्थात राम से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही अग्नि परीक्षा दी थी, आग में कूदकर अपनी विशुद्धता, अपनी पवित्रता को साबित कर दिया था। तिस पर भी, यानी उस पर भी, लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। यानी उसके पश्चात भी लोगों के मुंह से निकले हुए जो मिथ्यावाद, झूठी बातें थी, उनको सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया है। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? यानी तुम इतने बड़े कुल के राजा हो और उस कुल के अनुरूप तुमने ये आचरण किया है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? यानी तुम्हारा ये आचरण तुम्हारी विद्वता, तुम्हारी महानता को शोभा देने वाला है कि तुमने लोगों की बातों में आकर अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। सीता ने ये जो संदेश दिया, ये कड़वा नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। श्री राम के पास राजा संबोधित करते हुए सिर्फ संदेशा भेजा था। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। यानी यह जो कथन है, यह कथन किसी गंवार अनपढ़ स्त्री का नहीं है, बल्कि महाब्रह्म ज्ञानी, महान ब्रह्म ज्ञान रखने वाली राजा जनक की पुत्री और मनवादी, मनु आदि जो महान ऋषि थे, उनके धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी सीता के ये वचन थे। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत स एव धर्मो मनुना प्रणीत है। तो सीता ने मनु और दूसरे जो ऋषि आदि थे, उनके द्वारा राजा के लिए जो बने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के जो नियम थे, उनकी पालन की बाध्यता का उल्लेख करते हुए कहती है, सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता ने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान है, उसका प्रमाण आगे चलकर कवि ने दिया है। क्या प्रमाण दिया? सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर्भर्ताग्रजय में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। सीता का जो त्याग किया राम ने, उस कारण से वाल्मीकि ने, जो कि बहुत ही शांत, नीति के विशेषज्ञ और क्षमाशील तपस्वी थे, उन्होंने भी
अस्तेव मन्युर्भरताग्रज में कहकर रामचंद्र पर, भगवान राम पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। जिस तरह से शकुंतला का भी परित्याग हुआ था, भगवान जो दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत, उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया था, तब शकुंतला ने उनके लिए कटु वचन कहे। और उसी तरह से अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली जो सीता थी, और सीता ने भी रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहे, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस तरह से शकुंतला ने कहे तो वह स्वाभाविक था, वैसे सीता के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय का विरोध करने के उद्देश्य से उन्होंने भगवान राम के प्रति जो कटु वाक्य कहे, ये बहुत ही स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का। यानी इसके पीछे कारण यह नहीं कि सीता पढ़ी लिखी थी, इस कारण से उन्होंने राम को इस तरह के वाक्य कह दिए, न गंवारपन का, या ऐसा नहीं कि सीता गंवार थी इसलिए उन्होंने राम के प्रति इस तरह के कटु वाक्य कह दिए, न अकुलीनता का, न ही वह छोटे कुल की थी इस कारण से उसने ऐसे वाक्य कह दिए, बल्कि ये तो उसका स्वाभाविक भाव था, यानी उसके मन से निकली विचारधारा भाव था, और वह बिल्कुल सर्वथा स्वाभाविक है कि ऐसा होना स्वाभाविक ही है। यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो वह उसके विरोध में कुछ ना कुछ तो कहेगी ही, और सीता ने भी वैसा ही आचरण किया। तो सीता का वैसा आचरण उसके पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं है, उसके गंवारू होने का द्योतक नहीं है, उसके अकुलीन होने का द्योतक नहीं है। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके, यानी पढ़ने लिखने में खुद ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जिससे कोई अनर्थ हो सके, कोई गलत हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है, यानी अनर्थ के भाव पढ़ने लिखने में, शिक्षा में बिल्कुल नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से। यानी अनर्थ किससे नहीं होता, स्त्रियों से भी अनर्थ हो सकता है तो पुरुषों से भी हो सकता है। अपढ़ो, अनपढ़ जो होते हैं उनसे भी अनर्थ गलत कार्य हो सकता है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी गलत कार्य होते हैं। अनर्थ दुराचार, दुराचरण और पापाचार, पापपूर्ण आचरण के कारण और ही होते हैं, यानी अनर्थ के कारण, दुराचरण के कारण, पापपूर्ण आचरण के कारण कुछ और ही होते हैं। यानी पढ़ना लिखना शिक्षा इसके पीछे कारण नहीं है। और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष का चाल चलन हम देखकर पहचान भी सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत आचरण वाला है, पाप करने वाला हो सकता है, दुराचारी हो सकता है, या इसके मन में अनर्थ के भाव है, तो वे व्यक्ति के चाल चलन को देखकर पहचाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, इसलिए स्त्रियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। हम ये लोग ये सोचें कि यदि हम स्त्रियों को पढ़ा देंगे तो स्त्रियों को पढ़ाने से वह गलत आचरण करेंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत आचरण किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, अनर्थ और पापाचार, दुराचार के कर्म किसी से भी किए जा सकते हैं, किसी के द्वारा भी हो सकते हैं। तो इसके पीछे शिक्षा प्रणाली को या शिक्षा को दोष देना सर्वथा गलत है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में, प्राचीन समय में जहाँ यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी, हमारे देश में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, अथवा उन्हें पढ़ाने की ममानियत थी, अथवा महिलाओं को पढ़ाने की मनाही थी, वे लोग या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, यानी ऐसे लोग इतिहास की जानकारी नहीं रखते, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। यानी इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, यानी समाज के दृष्टिकोण से ऐसे लोग दंडनीय हैं, दंड के भागी हैं, दंड के हकदार हैं, जो इस तरह के कटु विचारधाराएं फैलाते हैं। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना, यानी जो लोग स्त्रियों को निरक्षर रखने के लिए उपदेश देते हैं, लोगों को कहते हैं कि हमें स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे लोग समाज का अहित कर रहे हैं, अपकार कर रहे हैं, और समाज के वे दोषी हैं। समाज की उन्नति में बाधा डालना और ऐसे लोगों का कृत्य समाज की जो उन्नति है, प्रगति है, उसको बाधा डालना है। क्योंकि यदि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाएगा तो स्त्रियां समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, समाज को शिक्षित नहीं कर पाएगी, अपने घर परिवार को शिक्षित नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले बच्चे की पाठशाला ही परिवार होता है, माँ होती है। यदि माँ ही सुशिक्षित नहीं होगी तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान करेगी। तो कहा जा रहा है
कि समाज की उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षा अपने आप में बहुत विशाल, व्यापक, विस्तृत शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। शिक्षा में सीखने योग्य अनेक विषय शामिल किए जा सकते हैं। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। पढ़ना लिखना भी शिक्षा के अंदर ही आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। हमारे देश की जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है वह बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वर्तमान समय में वह बहुत अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी और गलत समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। तो उस व्यक्ति को हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए और उसको सुधारने के लिए प्रयास करवाने चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। यानी पढ़ने लिखने को दोष नहीं देकर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर आपको दोष व्यक्त करना चाहिए, उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? यदि कहते हैं महिलाओं की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी बहुत अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? कहते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण से महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो कभी किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात उठाई है कि हमारे सारे स्कूल और कॉलेज ही बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए। यानी जो लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो उन लोगों को खुशी खुशी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें संशोधन का प्रयत्न करना चाहिए। उस शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए आंदोलन करना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। यानी जो स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें यह तय करना चाहिए कि महिलाओं को क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें शिक्षा कहाँ पर देनी चाहिए, घर पर देनी चाहिए, स्कूल कॉलेज में देनी चाहिए। इन सब बातों पर, इन सभी मुद्दों पर बहस करनी चाहिए और अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। जी में आवे सो कीजिए, यानी जो मन में आता है वो करना चाहिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, लेकिन भगवान के लिए कृपा करके यह बात नहीं कहिए कि खुद पढ़ने लिखने में कोई दोष है। यानी पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं होता है। दोष हो सकता है हमारी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा प्रदान करने की जो शैली है उसमें दोष हो सकता है। तो उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना चाहिए। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। यानी जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना अनर्थकर है, यानी अनर्थ करने वाला है, वह अभिमान का उत्पादक है, यानी महिलाओं में गर्व, अभिमान उत्पन्न करने वाला है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। जो कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देंगे तो ग्रह सुख का, पारिवारिक सुख का नाश हो जाएगा, तो ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति है उनकी बात बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, ऐसा कहना 100% झूठ है। तो इस तरह की बातों की ओर ध्यान न देकर महिलाओं की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा सुचारू रखनी चाहिए, उनकी शिक्षा में कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। जो भी बाधाएं महिलाओं की शिक्षा में, स्त्रियों की शिक्षा में आ रही है तो उन बाधाओं का निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि शिक्षा प्रणाली में कोई दोष नजर आता है तो उसके प्रति या उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन स्त्रियों को उनके हक से और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न समझ लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। शकुंतला ने किस भाषा में अपने श्लोक कहे थे? तो वह प्राकृत भाषा में अपने श्लोक कहे थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक ग्रंथ था उसकी भाषा प्राकृत भाषा थी। रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में रुक्मिणी हरण की कथा मिलती है। पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। शीला, विजया, अनुसुईया, गार्गी आदि। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे?
क्योंकि दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था और गांधर्व विवाह करने के पश्चात भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। इसी कारण से शकुंतला ने दुर्वाक्य कहे। नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन कौन सी भाषा निर्धारित की गई है? नाट्यशास्त्र संबंधी जो नियम थे उनमें स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई थी। लघुत्तरात्मक प्रश्न, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। जिस समय हमारे जो प्राचीन आचार्य थे उन्होंने नाट्यशास्त्र के नियम बनाए थे, उन नियमों के अंदर सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत भाषा ही बोलते थे और वही उस समय की जनभाषा भी थी। और स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया था और पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे भी जा रहे थे उस समय। इसी कारण से स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं था। यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पाठ में हमने पढ़ा था कि गार्गी ने जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान रखने वाले जो शास्त्रार्थ लोग थे उनको पीछे छोड़ दिया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को कई जगह निरुत्तर कर दिया था। यदि वे पढ़ी लिखी नहीं होती तो वे पुरुषों से किस तरह से अपनी विचारधारा प्रस्तुत करती, किस तरह से उनसे तर्क वितर्क बहस करती। इस कारण से बताया गया है कि इन विदुषी नारियों ने की प्रशंसा यहाँ की गई है और ऐसी महिलाओं को शास्त्र की कुशलता का ज्ञान था और इसी कारण से वे जो कहते हैं कि शिक्षा के कारण दुराचार उत्पन्न होता है, तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले समाज के ऊपर एक कलंक के समान है। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन से तर्क दिए हैं? द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के बारे में विद्यार्थियों को बताया था कि स्त्रियां समाज की प्रगति में अपना बहुत योगदान देती है, वे ही समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती है। शिक्षा से कोई भी अनर्थ नहीं होता है, शिक्षा तो सभी का अधिकार है। यदि शकुंतला और दुष्यंत और सीता और राम का जो व्यवहार था उसमें सीता और शकुंतला ने अपने अपने जो पति थे उनकी निंदा की, तो उसके पीछे कारण उनकी पढ़ाई या उनकी शिक्षा नहीं था बल्कि उनका स्वाभाविक भाव था। शिक्षा से यदि अनर्थ होता तो वह पुरुषों के साथ भी होता, क्योंकि पुरुष भी इसी तरह की शिक्षा प्रणाली के अधीन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती तो वर्तमान काल में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि इस शिक्षा प्राप्त करना स्त्रियों का अधिकार है। निबंधात्मक प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जो निबंध लिखा है उनके दूरगामी, दूर की सोच और खुली सोच को परिचित कराता है, स्पष्ट कीजिए। ये निबंध सर्वप्रथम 1914 में जो सरस्वती नामक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया गया था और उस समय स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, स्त्री शिक्षा की ओर को महत्व नहीं दिया जाता था और अनेक कुतर्क दिए जाते थे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा के विरोध में अनेक बातें उस समय प्रचलित थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के विरोधों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और स्त्रियों की शिक्षा देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियों की शिक्षा को वह अनर्थकारी भी नहीं मानते हैं और उन्होंने कहा है कि स्त्रियों की शिक्षा सामाजिक विधान, घरेलू अशांति का कारण नहीं है। द्विवेदी जी ने यह भी बताया था कि प्राचीन साहित्य और धर्म के जो ग्रंथ थे उनमें भी बताया गया है कि स्त्रियों की शिक्षा का वहाँ समर्थन किया गया था। वे कहते कि यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षित नहीं थी तो उसको आधार बनाकर वर्तमान समय में स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि वे खुली सोच वाले थे और दूर की दृष्टि रखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान यदि हम करेंगे तो समाज का पतन नहीं होगा बल्कि समाज का विकास ही होगा। वह समाज के विकास की एक सीढ़ी है। इस कथन के आधार पर स्त्री शिक्षा के बारे में अपने विचार देने।
समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है, दोनों का समान महत्व है। वह एक ही गाड़ी के दो पहिए की भांति है। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो स्त्रियों को भी साथ लेकर चलना होगा। जिससे एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसको चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है, वैसे ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समानता का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि समाज है और उस समाज में आधे पुरुष है तो आधी महिलाएं, अतः महिलाओं को भी शिक्षा देना जरूरी है। यदि हम महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा आधा समाज तो वैसे ही पिछड़ जाएगा, और वह महिलाएं जब पिछड़ी रह जाएगी तो वह अपनी संतानों को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करेगी। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रत्येक सदस्य को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे सब एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, संपूर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि शिक्षा की उचित व्यवस्था न होगी तो समाज भी आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। शिक्षा पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए, और जब स्त्रियां शिक्षित होगी तभी वह अपने परिवार, अपने वंश को शिक्षित रख पाएगी। स्त्रियों को कार्यकुशल भी बनाना चाहिए, उनको दूसरी शिक्षा भी देनी चाहिए। जैसे घरेलू कार्य तो वह करती ही है, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे पुरुषों का के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सके, अपना योगदान समाज में दे सके। और शिक्षा जिस तरह से पुरुष को समझदार, ज्ञानवान, विचारशील बनाती है, वैसे स्त्रियों को भी बनाती है। और उस शिक्षा को प्राप्त करके ही जिस तरह से पुरुष आगे बढ़ते हैं, वे कुशल नेता, अभिनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बनते हैं, तो वैसे स्त्रियां भी बन सकती है। और परिवार, समाज तथा देश की का लाभ शिक्षा से ही हो सकता है। तो स्त्री शिक्षण से समाज का जो पतन होने की बात कहना, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात कही जाती है। स्त्री शिक्षा के अभाव में जो हमारा समाज है वह विकास नहीं कर सकता, उसके विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको अति लघुतरात्मक का प्रश्न संख्या 6, लघुतरात्मक का प्रश्न संख्या 8 और 10, और निबंधात्मक का प्रश्न संख्या 11 और 12, और सप्रसंग व्याख्या की क व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करनी है। उसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, वह प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अतिरिक्त प्रश्न: प्राकृत संस्कृत के अतिरिक्त सर्वाधिक बोली जाने वाली जन भाषा थी, इसका प्रमाण लेखक ने क्या दिया है? विद्यार्थियों, प्राकृत संस्कृत के अलावा सबसे अधिक बोली जाने वाली जन भाषा थी, इसके प्रमाण में लेखक ने कहा है कालिदास और दूसरे जो नाटककार थे वे अपने समय में सारे शिक्षित लोगों को तो संस्कृत बुलवाते थे। उस समय जनसाधारण की भाषा भी प्राकृत भाषा ही थी। यदि ऐसा न होता तो जो महात्मा बुद्ध थे वे अपने प्रवचन, अपने वचन प्राकृत भाषा में नहीं देते। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ था त्रिपिटक, उसकी रचना भी प्राकृत भाषा में ही हुई है। बुद्ध भगवान जो महावीर बुद्ध है, उनका आविर्भाव भी कालिदास से पहले ही हुआ था। अतः प्राकृत में ग्रंथ रचना बहुत पहले से, प्राचीन समय से होती चली आ रही थी। विक्षिप्त, बात व्यथित तथा ग्रहग्रस्त किनको कहा गया है तथा क्यों? इस पाठ में हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी जो समझदार व्यक्ति होता है वह स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करता है। जो स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं वे या तो विक्षिप्त हैं, बाल व्यथित हैं, या ग्रहग्रस्त माने जाते हैं। विक्षिप्त यानी जो पागल हो गया है, जो उलझुल की, व्यर्थ की, फालतू की बातें करता है। बात रोग से पीड़ित तथा ग्रहों के दुष्प्रभाव से ग्रस्त लोग होते हैं, वे ग्रहग्रस्त कहलाते हैं। और ऐसे लोग बिना सोचे समझे कोई भी बात कर देते हैं। और इसी तरह की मानसिकता वाले लोग ये होते हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। तो जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे मानसिक रूप से, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। इसी कारण से उनको विक्षिप्त, बात व्यथित या ग्रहग्रस्त कहा गया है। दुष्यंत के प्रति कटु वचन बोलने का कारण शकुंतला का अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित होना नहीं है, फिर इसका क्या कारण है? अपने विचार दीजिए। दुष्यंत के प्रति जो शकुंतला ने कटु वचन दिए वह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, यानी खुद उसके स्वभाव से ये भाव निकले थे। यदि किसी स्त्री के साथ कुछ गलत आचरण होता है तो चाहे वह पढ़ी लिखी हो या अशिक्षित हो,
वह उसके साथ गलत आचरण करने वाले व्यक्ति के प्रति उसका क्रोध, उसके कटु वचन निकलना अत्यंत स्वाभाविक है। इसका उसके शिक्षित होने अशिक्षित होने से कोई संबंध नहीं होता है। और लेखक ने भी यहाँ सिद्ध किया है कि अनर्थ कभी भी शिक्षा के कारण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में उपस्थित जो कुसंस्कार है, दुर्गुण है, उसके कारण ही व्यक्ति अनर्थ का आचरण करते हैं। और यहाँ जो बताया गया है कि भाई दुष्यंत के प्रति कटु वचन बोले गए हैं, तो अपने पति का जो दुर्व्यवहार था उससे पीड़ित होकर एक पत्नी की एक सामान्य सी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, तो उसके उस प्रतिक्रिया के आधार पर आप स्त्री को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं या स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं कर सकते हैं। सीता द्वारा अपने परित्याग के समय लक्ष्मण द्वारा राम को क्या संदेश भिजवाया गया? सीता का जब परित्याग हुआ था, राम ने सीता को त्याग दिया था, तब सीता ने राम के द्वारा क्या संदेश भिजवाया था? राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ भिजवाया था और कहा कि इन्हें वन में छोड़ दें। तब अपने परित्याग से दुखी होकर सीता ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अपने राजा से कह देना कि मैंने आग में कूदकर अपनी पवित्रता को पहले ही आपके सामने साबित कर दिया था, फिर भी तुम कुछ लोगों की मिथ्या बातों को, झूठी बातों को सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसा तुम्हारा आचरण क्या तुम्हारी विद्वता, ये महत्ता को शोभा देता है? क्या तुम एक उच्च कुल के राजवंश के राजा हो और तुम्हारा ये आचरण तुम्हें शोभा देता है? क्या ये आचरण तुम्हारे कुल के अनुरूप है? और इस तरह की विचारधाराएं सीता ने लक्ष्मण के साथ राम के लिए भिजवाई थी। विद्यार्थियों, ये आज आपका पाठ पूरा हुआ। ये अतिरिक्त प्रश्न जो मैंने आपको बताए वह और इससे पहले जो प्रश्न आपको आपकी पुस्तक के बताए थे, वे सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और साथ ही जो हमेशा से आप करते आ रहे हैं कि कवि परिचय, वह कवि परिचय भी आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।